हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीपीएससी डिमिस्टिफाइड। दोस्तों आज का जो सीरीज़ है वो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। दोस्तों बायोलॉजी का महामैराथन सीरीज़ है, ठीक है। मैराथन सीरीज़ का मतलब ये है कि दोस्तों आप लोग जो बायो का सेक्शन है वो क्या है, अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बीपीएससी में सबसे ज़्यादा बायो का सेक्शन से सवाल आता है और आदमी की गलती करने की चांसेस भी वहीं से होते हैं। बदलते पैटर्न को देखते हुए अगर हम अपनी पढ़ाई 1 नॉच अबव नहीं रखेंगे तो हमेशा क्या होगा, हम फेल कर जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। देखिए जैसे कि अभी अतुल प्रसाद सर का जो अपडेट आया है, अब क्या है 4 ऑप्शन रहेंगे और 1/3 नेगेटिव रहेगी। आप सभी लोग ने देख ही लिया होगा, हर जगह सारे एजुकेटर्स बता रहे हैं, तो मैं उसे बताना मतलब नहीं समझता, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं तो मैं क्या ही इसमें बताऊं, ठीक है। वो लोग ने बताया है कि जिस तरीके से कि नेगेटिव मार्किंग का अब क्या है, रास्ता खुल चुका है बीपीएससी में भी, तो यहाँ पे कंपटीशन अब टफ होने वाला दोस्तों। अब उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं। इसलिए जो बायोलॉजी का सेक्शन है दोस्तों वो हम अनदेखा करके चले जाते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बीपीएससी 69 के प्रोस्पेक्टिव से, या बीपीएससी 69 नहीं 70, 71, 72 कोई भी बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, स्टेट सर्विस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों। प्लीज़ इसको रेफर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको देखेंगे तो आपकी बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए आज का जो सेशन है ये 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोस्तों। इसको बिना सेशन को डिले किए हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मांगते नहीं दोस्तों, आपका खुद एक दायित्व होना चाहिए ना कि यार हाँ मुझे भी लाइक शेयर, अपने मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा तो कर ही सकते हो मेरे लिए। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बायोलॉजी का। चलिए, बायोलॉजी है क्या दोस्तों, ये एक तरीका क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे क्या लिविंग बीइंग के बारे में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ है, जो बायो जिसका मतलब है जीवन, दैट इज लाइफ, एंड लोगोस दैट इज द स्टडी। इट मीन्स इट्स कॉल्ड द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये जो जीवन है उसकी स्टडी, लाइफ की स्टडी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी करते हैं। देखिए बायोलॉजी को तो बहुत मिनी पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो बायोलॉजी है मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजर रूप में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर उसके बाद सब डिवीजन हैं इसके। पहला है बॉटनी, दैट इज बॉटनी, सेकंड इज जोलॉजी, ठीक है। बॉटनी की बात करें दोस्तों तो ये होता है क्या, स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। वेयर एज फॉर द कंसिडरेशन ऑफ जोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल किसकी स्टडी करते हैं, किसकी, एनिमल्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम जोलॉजी कहते हैं। अगर बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी को कहें तो किसे हम थियोफ्रास्टस को हम मानते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट ऐसे ही एमसीक्यू आएगा दोस्तों। और क्या होता है ना, इतने ज़्यादा फैक्ट होते हैं, इतने ज़्यादा तथ्य होते हैं, और देखिए हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्चुअल जो पीछे नॉलेज चाहिए एग्जामिनेशन के थीम के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास नहीं होने के कारण हम गलत ऑप्शन मार के चले जाते हैं। तो बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी को क्या कहते हैं, थियोफ्रास्टस कहते हैं, थियोफ्रास्टस। एज पर द फादर ऑफ जोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल, ठीक है ना। जोलॉजी, फादर ऑफ जोलॉजी को क्या कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कम्स अंडर बायोलॉजी रिजाइम, ठीक है ना। जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो किसके रिजाइम में आते हैं, बायोलॉजी के रिजाइम में आते हैं दोस्तों। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से, ठीक है। लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दे कैन यूज़ द सोलर एनर्जी, ओके। देखिए अब कुछ लिविंग बीइंग है, हर आदमी की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो लिविंग बीइंग की भी कैरेक्टरिस्टिक होगी, एकदम दोस्तों होंगी। तो आइए उनको भी देख लेते हैं कि लिविंग बीइंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला है ग्रोथ, दूसरा है मेटाबॉलिज्म, तीसरा है रिप्रोडक्शन, चौथा है क्या, रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, ठीक है ना। ग्रोथ की अगर बात करें, ग्रोथ क्या है दोस्तों, अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं और मास इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है ग्रोथ हो रहा है। अरे भाई ऐसा समझिए, कोई बच्चा है, ठीक है, उसके शरीर में कैसे वो धीमे धीमे बड़ा कैसे होगा, उसके मास गेन होगा, तो क्या होगा, उस तभी ना देख के बताएंगे। एक बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, धीमे धीमे मास गेन होता है तो क्या उसकी ग्रोथ होती है, सेल्स इंक्रीज होते हैं तो ग्रोथ होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें, इनसाइड लिविंग सेल केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड, ठीक है ना। हर मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ता है दोस्तों, एक केमिकल रिएक्शन, हर एक लिविंग बीइंग के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिस वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म उसका इंक्रीज करता है दोस्तों, तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करें, ये तो आपको सबको पता होगा, दे कैन रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस एज सेम काइंड,
वो अपने ही जैसे कहते हैं ना सिमिलर आइडेंटिकल, ठीक है ना, आइडेंटिकल नहीं कहेंगे, एक तरीके से सिमिलर दिखता मिलता जुलता अपने जैसा ही यंग वन अपने से जैसा ही आपका बच्चा जो होता है वो पैदा होता है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। दे कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस एज सेम काइंड, एक ही जैसा, ठीक है। रिस्पॉन्स स्टिमुलाई की बात क्या होती है, रिस्पॉन्स स्टिमुलाई क्या होता है, जो लिविंग बीइंग होता है ना इज द हैज़ द एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड एज नोन एज स्टिमुलाई। जैसे मान लीजिए, अब रिएक्शन तो आप सभी जानते हैं, मान लीजिए कोई आया आपके सर पे कान के नीचे बजा के चला गया, तो क्या हुआ, रिस्पॉन्स स्टिमुलाई। ये तो बहुत अलग एग्जांपल मैंने दे दिया। जैसे कहने का मतलब है पानी ठंडा है, अगर हम ऐसे पानी को छुएंगे, जैसे अब मैं ऐसे दिखा तो नहीं सकता हूँ स्क्रीन में से कैसे छुएंगे, समझ ही रहे हैं, पानी ठंडे पानी को छुएंगे तो कैसे रिस्पॉन्स आता दिमाग में, ओहो पानी तो ठंडा है, तो ये कहते हैं इस कॉल्ड एज रिस्पॉन्स स्टिमुलाई। इसी तरीके से लिविंग बीइंग के अंदर ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वही सिमिलरली गर्म पानी होता है तो कैसे हमें गर्म का आभास होता है, गर्म और ठंडे का हम विभेद कैसे करते हैं, अगर रिस्पॉन्स स्टिमुलाई हमें अगर नहीं अंदर रहेगा तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि गर्म है कि ठंडा है। तो समझ में आया कि रिस्पॉन्स स्टिमुलाई क्या होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं टच मी नॉट, ठीक है ना, टच मी नॉट प्लांट होता है। वो क्या होता है, उसका मूवमेंट होता है क्या, अगर कोई भी आदमी उसको क्या करता है, छूता है, और ना वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं। जैसे ही देखिए ये क्या है, एक तरीके से रिस्पॉन्स स्टिमुलेट ना, वो छूने वाला नहीं होता, वो गाना मत समझ लीजिएगा, जो अगर आप प्लांट को ऐसे जैसे छुओगे ना, वो अपने आप को क्या करेगा, संकुचित कर लेगा, मतलब कि अपने आप को क्या करेगा, क्लोज कर लेगा, ठीक है ना, उसके मूवमेंट क्या होगा, क्लोज कर लेगा, ठीक है ना। उसी सेंस को हम क्या कहते हैं, सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना, सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जिसे कहते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है, कैसा वर्गीकरण हुआ है। आइए दोस्तों अगला टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें जो लिनस थे, लिनस एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, ठीक है ना, लिनस, हु इज लिनस, लिनस इज अ साइंटिस्ट, ओके, ठीक है। तो लिनस क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को कितने भाग में, दोस्तों दो भाग में, दो किंगडम्स में क्या किया, विभाजित कर दिया। क्या किया, किसने किया दोस्तों, ये याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने बताया, ये बताया लिनस ने, ये याद रखेंगे, एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये जैसे, अब ये मान लीजिए ना, अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक, अभी मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों का थोड़ा समय लेता हूँ, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग है, ऐसे बोल देगा व्हाट आर द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग थिंग्स का, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म रेट, रिप्रोडक्शन, और कुछ और एक ऑप्शन दे देगा, रिस्पॉन्स स्टिमुलाई नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो है इस समय का जो पैटर्न है वो बदल चुका है दोस्तों, वो अपनी पूरी तैयारी से हैं, तो हमें अपनी पूरी तैयारी से रहना होगा। अब वो पुराना सिस्टम छोड़ दिए, देखिए प्रीवियस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पैटर्न बदल रहा है ना दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर को तो हमको देखना ही देखना है, साथ ही साथ पीछे के अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है कि कहाँ से चीज़ उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं। अगर जानेंगे तो क्या है, एग्जामिनेशन में हम क्वेश्चंस को अब नहीं कर पाएंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल वे से आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, लिनस ने बताया क्या कि क्लासिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिज्म का 2 किंगडम में, पहला है प्लांट किंगडम, दूसरा है क्या, एनिमलिया किंगडम। वो अपनी किस किताब में बताया, उस किताब का भी नाम पूछ सकता है। लिनस ने क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म का, उनकी किताब का नाम क्या, वो किस किताब में उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, सिस्टेमा नेचर में किया। किस में किया, सिस्टेमा नेचर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइन ही इस तरीके से किया हूँ कि आपसे क्वेश्चन हर पॉइंट पे बन सकता है उस तरीके से। देखिए हर चीज़ कोई 100% नहीं बता सकता दोस्तों, लेकिन हाँ मैंने पूरे तथ्यों को एक साथ कवर करने की कोशिश किया है विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। लिनस ने क्या किया, डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में, एक था प्लांटे, दूसरा था एनिमलिया। उस अपने किस किताब में बताया, सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर 10 बार उसको याद करो, 10 बार, क्योंकि हो सकता है यही पूछ दे, ठीक है। लिनस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं दोस्तों, ये भी जान लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, एंड कौन है वो है लिनस, ठीक है। बुक गैनेरा प्लानिटोरियम जो है किसके द्वारा लिखा गया, बैंथम और हुकर के द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखेंगे। बुक का क्या नाम है, गैनेरा प्लानिटेरियम, जो किसके द्वारा लिखा गया, बैंथम एंड हुकर, ठीक है। अगर मैं यही चाहता दोस्तों तो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दे सकता हूं, और जो कि अभी आने वाले समय में मैं दूंगा, ठीक है ना। आप घबराओ मत दोस्तों, मैं आपके साथ पूरा निष्पक्ष तरीके से खड़ा हूं दोस्तों, और एग्जाम के अंतिम क्षण तक रहूंगा, आप घबराइए मत।
प्लैनेटा, आप बस ढंग से जितना बता रहा हूँ ना उतना पढ़िए। गैनेरा प्लैनेटेरियम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बेंथम और हुकर के द्वारा लिखा गया है। गैनेरा प्लैनेटेरियम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बेंथम और हुकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से। अगले पॉइंट को देखते हैं, आर.एच. विट्टेकर। आर.एच. विट्टेकर ने क्या किया इन्होंने दोस्तों, क्या किया कि क्लासीफाई कर दिया 5 विभाग में किंगडम्स को। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन क्या कर दिया किंगडम का, 5 वे से क्लासीफाई कर दिया, क्या किंगडम को क्लासीफाई कर दिया, और प्रपोज की अपनी थ्योरी कब? 1969 में। आर.एच. विट्टेकर जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1969 में क्लासीफाई किया था किंगडम को। ठीक है ना, किंगडम को क्लासीफाई किया था। ठीक है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। ठीक है ना, एक तरीके से कहें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किसने? आर.एच. विट्टेकर ने 1969 में, ये याद रखिएगा। क्राइटेरिया क्या था दोस्तों? और मान लीजिए क्लासिफिकेशन किसी का करेंगे, किसी का कहते हैं ना वर्गीकरण करेंगे, किसी का क्लासीफाई करेंगे कि भैया कोई बिहाफ होगा ना क्लासिफिकेशन का, तो याद रखिएगा क्लासीफाइंग क्या क्राइटेरिया था? क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। किस पे था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, किस तरीके से सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? विभेद किया था, वर्गीकरण किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। किस पे किया था? पहला पॉइंट आप ये अपने दिमाग में रखेंगे, यह है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म पे उन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया था 5 क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म का। ठीक है ना, पहला क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है क्या? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, तीसरा है क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ दे आर कंज्यूमिंग देयर फूड, कैसे वो अब क्या कहते हैं न्यूट्रिशन अपना बनाते हैं या कंज्यूम करते हैं, हाउ दे आर डूइंग द थिंग्स, उनके बिहाफ पे क्या किया था इन्होंने? क्लासिफिकेशन किया था, ये याद रखेंगे। और चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? उनकी लाइफस्टाइल के बिहाफ पे उन्होंने क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। किसने किया था? मैंने नहीं किया था, आर.एच. विट्टेकर ने किया था। ठीक है ना, कब किया था? 1969 में ये प्रपोज किया था, ये क्लासिफिकेशन है वो। देखिए, अब देखिए क्लासिफिकेशन को देखें तो ये किंगडम्स जो हैं, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ जो, वो देखिए पहला क्या था? मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, चौथा प्लांटे था और पांचवा एनिमिलिया था दोस्तों। तो ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और देखिए तो पता नहीं क्या दिख भी नहीं रहा है क्या, हाँ एनिमिलिया। ठीक है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, इसके बिहाफ पे क्या किया इन्होंने? क्लासिफिकेशन किया, ये याद रखेंगे। अब मोनेरा की बात करें तो मोनेरा है क्या? इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको लेकर के। अब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है दोस्तों? अब ये भी एक मसला फंस, तो क्या होता है ये मसला हम आपको क्लियर कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं, वो क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या है? ये सिंगल सेल पे होते हैं। ठीक है ना, इनका होता है सिंगल सेल। देखिए यहाँ पे सिंगल सेल का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दोस्तों। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल, यह याद रखेंगे। मैं लिख देता हूँ आपका, मैं और कष्ट कम कर देता हूँ। ये क्या होते हैं दोस्तों? सिंगल सेल्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल सेल। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं मोनेरा के, ये याद रखेंगे आप दोस्तों। अब प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा क्या होता है दोस्तों? ये इंक्लूड करता है, इसमें भी क्या होता है? यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक अमीबा। ठीक है ना, ये क्या होता है? प्रोटिस्टा क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है? यूनिसेलुलर क्या होता है? लाइक अमीबा होता है। ये क्या होता है? ये जनरली कहाँ होते हैं दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ, ये जनरली होते हैं एक्वेटिक रीजन में। कहाँ होते हैं? एक्वेटिक रीजन है, अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना इस पॉइंट पे। कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक। कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। और अगर न्यूट्रिशन के बिहाफ पे, अगर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बिहाफ पे बात करें तो दोस्तों ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें दोस्तों, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बात करें, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। साथ ही साथ पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके प्रोटिस्टा इस तरीके होते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए, ये क्या था आपका? प्रोटिस्टा। देखिए अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है दोस्तों। देखिए मैं ये रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही नहीं आपको
कि आपको समझ में आए चीज़ों को, इसलिए रिप्रेजेंटेशन देखे। ये देखिए मोनेरा का एक एग्जाम्पल है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है, मोनेरा का एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। प्रोटिस्टा का एक एग्जाम्पल आपका ये है अमीबा। ये याद रखेंगे, प्रोटिस्टा बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक रीजन में पाए जाते हैं। एक्वेटिक रीजन में याद रखेंगे। वो कैसा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, देखिए मैंने बोला था ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए? ऑटोट्रॉपिक होना चाहिए, पैरासिटिक होना चाहिए और सेप्रोफिटिक होना चाहिए। अब बोलेंगे सर, आप लोग बोलेंगे कि सर आप सब खाली अंग्रेजी में बता रहे हो, हमारा क्या होगा हिंदी माध्यम वालों? तो देखिए हिंदी माध्यम वालों, मेरे भाइयों और बहनों, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है मित्रपोजीवी, ठीक है ना। मित्रोत्पोजीवी को क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, क्या है? फंजाई, ठीक है ना। इसी क्लासिफिकेशन में तीसरा नाम है, ठीक है ना, क्या है? फंजाई। ये क्या होता है दोस्तों? ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, और क्या है? ये नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है। ये क्या होता है? नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। ये ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। इनका ग्रोथ कहाँ होता है? मृत जो होते हैं ना, मृत जीव, ठीक है ना, ऑन ग्रोइंग ऑन डेड पे और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या होते हैं? ये ग्रो करते हैं। कौन? फंजाई। इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, मशरूम और क्या है? एल्बुगो, ठीक है ना। एल्बुगो क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? फंजाई का। ये याद रखेंगे, पूछ सकता है कि इनमें से फंजाई का कौन सा एग्जाम्पल है, तो ऐसे पूछ लेगा, मशरूम है, एल्बुगो है, ठीक है ना, एल्बुगो है, मशरूम है, म्यूकोर है, या कोई एक और ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है ना। अब बोलेगा इसमें से कौन सा गलत है। अगर आपको यही नहीं पता है ना दोस्तों, तो आप भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? गड़बड़ कर जाओगे। देखिए इतना डेप्थ में नहीं आएगा चीज़ें, लेकिन हाँ फिर भी हमें अपनी तैयारी एक नॉच ऊपर रखनी है, क्योंकि अगर एग्जामिनर तैयार है तो हमें भी तैयार होना होगा अपने सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या? अगला उसी क्लासिफिकेशन में है प्लांटेई। प्लांटेई क्या है दोस्तों? इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट एल्गी, डायटोम्स, फंजाई एंड मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है ना। ये सब चीज़ इंक्लूडेड है, जितना भी हम लोग ने पढ़ा ना, उनको छोड़ करके। उनकी अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उस तरीके का जो लाइफस्टाइल अगर नहीं है उस क्या कहते हैं एनिमल में, उस प्लांट में, तो क्या होगा? वो किसके अंदर आ जाएगा? प्लांटेई के अंदर आ जाएगा। इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, मतलब जानवर कहने का मतलब जानवर नहीं, ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स को आप ले लीजिए, एक्सेप्ट किसको? उसमें कौन सी उसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए? एल्गियल की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, डायटोम्स की भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, फंजाई की नहीं होनी चाहिए, मोनेरा की नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रोटिस्टा की भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे क्या? ऐसे प्लांट को हम कहेंगे प्लांटेई। याद रखिएगा, प्लांटेई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है उसी में क्लासिफिकेशन का है एनिमिलिया। एनिमिलिया क्या है? एक्सेप्ट करेंगे प्रोटोजोआन, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल कम्स अंडर किंगडम, ठीक है ना। प्रोटोजोआन को अगर छोड़ दें, प्रोटोजोआ को छोड़ दें, तो इसके अंदर जो भी और ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो भी और एनिमल आते हैं, इस किंगडम के अंदर लाई करते हैं एनिमिलिया के अंदर। तो दोस्तों हम लोग ने किंगडम जो था, 5 किंगडम, जो WH विटेकर के बारे में RS विटेकर ने दिया था, हम लोग ने उसको क्या है देख लिया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 प्रॉपर नेम। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या? अति महत्वपूर्ण। एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म का क्या है? 2 प्रॉपर नेम होता है दोस्तों। पहला नाम क्या होता है? जीनस होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है, एवरी ऑर्गेनिज्म इज हैज़ 2 प्रॉपर नेम्स। अगर पहला नाम कह देगा क्या? स्पीसीज, और दूसरा नाम कर देगा जीनस, ये कर देगा आपका स्टेटमेंट में, तो दिमाग हो जाएगा, चकरा जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे पहला नाम क्या होता है? जीनस। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहला नाम होता है जीनस, उसको स्टार्टेड होता है कैपिटल लेटर से, ये याद रखिएगा। और जो सेकंड नेम होता है दोस्तों, वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, ठीक है ना। डिपिक्ट करता है क्या? स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि फ्रॉग का देखते हैं, राना टिग्रीना, ठीक है ना, राना टिग्रीना। तो राना क्या है? व्हाट इज राना? राना इज अ जीनस एंड टिग्रीना इज व्हाट? स्पीसीज, ठीक है, राना टिग्रीना, ठीक है। तो किसी भी क्या है ऑर्गेनिज्म का क्या है नाम जो है, पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, और वो क्या डिपिक्ट करेगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं जो सेकंड जो लेटर होगा स्टार्ट होता है, वो क्या करेगा? वो स्मॉल लेटर का होगा। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है ऐसे दे दे राना टिग्रीना, तो आप क्या कर लोगे अगर आपको नहीं पता राना और हो जाए टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना, तब क्या करोगे? तब कैसे बताओगे यार? तो आपको अगर ये भी नॉलेज नहीं है ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे? गलती कराओगे। लेकिन यहाँ जितनी गलती करना है कर लो, मैं एग्जाम में आपसे गलती नहीं होने दूंगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। फर्स्ट नेम जीनस होता है कैपिटल लेटर का, ठीक है ना, और सेकंड जो नेम है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, जो डिपिक्ट करता है स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
जैसे ह्यूमन का क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है होमो सेपियंस। व्हाट इज होमो? होमो इज अ जीनस एंड सेपियंस इज व्हाट? स्पीसीज। ओके, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल राणा टिग्रीना का दिया, वैसे ही क्या है होमो सेपियंस का भी है, ठीक है। होमो सैम्पियन नहीं है, होमो सेपियंस है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या करता है, कहता है जोसेफ डाल्टन जो हुकर जो थे, उन्होंने क्या किया था, क्रिएटेड विद द क्रिएटिंग फर्स्ट टाइम यूज नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। पहली बार जो नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया? सर जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया। ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि डायरेक्ट सवाल ऐसे ही आते हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो आपको याद रहेगा, पहली बार जो नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, बार बार कह रहा हूँ, नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन किसने दिया? सर जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया। ये आप याद रखेंगे। और इसका बेसिक यूनिट क्या होता है क्लासिफिकेशन का? क्या होता है? स्पीसीज होता है दोस्तों, ठीक है ना। बेसिक यूनिट क्या होता है क्लासिफिकेशन का? वो स्पीसीज होता है। सर कार्लोस लीनस, इनको क्या हम कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हम लोग ने अभी देखा था लीनस को क्या कहते थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनका पूरा नाम क्या है? कार्लोस नीरस, ठीक है ना, कार्लोस लीनस, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने क्या देख लिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिया, कैसे होते हैं। मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होती है, प्लांटेई होते हैं और एनिमल होते हैं, और उनसे एसोसिएटेड जो तथ्य थे उनको भी हम लोग ने देख लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगले पॉइंट पर मूव करते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा क्या, जिसे हम सेल कहते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हिंदी माध्यम वालों? सेल को क्या कहते हैं? सॉरी, सेल को क्या कहते हैं? सेल को क्या कहते हैं हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिका याद रखेंगे। कोशिका क्या होता है? सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना, और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पदार्थों से बने होती है, छोटे छोटे सेल से क्या होती है, पूरे बॉडी का क्या होता है, स्ट्रक्चर तैयार होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका। चलिए कुछ सेल्स के बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को ही क्या कहते हैं? लाइफ को क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल, देख लीजिएगा डेफिनेशन बोल रहा है क्या, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज नोन एज सेल, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। स्टडी ऑफ सेल, कभी कभी स्टडीज से भी रिलेटेड पूछ लेता है। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आप इतना पढ़ के जाओ, नहीं गलत होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्म गैलिस्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। गैलिस्पेक्ट्रम क्या है? माइकोप्लाज्म गैलिस्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? माइकोप्लाज्म गैलिस्पेक्टिकम कहते हैं, स्पेक्टिकम, ठीक है ना। देखिए इसको लिखा क्या? माइकोप्लाज्म गैलिस्पेक्टिकम, स्पेक्टिकम, ठीक है ना, स्पेक्टिकम, स्पेक्टिकम CUM है, ठीक है। ये थोड़ी सॉरी फॉर दैट फॉर द स्पेलिंग, स्पेक्टिकम, ओके। माइकोप्लाज्म गैलिस्पेक्टिकम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1655 में ही सेल, ये जो सेल वर्ड है उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी। ये भी याद रखना जरूरी है कि सेल की संरचना सेल जो शब्द है सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया? तो वो कौन थे? सर रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। स्किल्डन और स्कैमैन जो थे, उन्होंने स्किल्डन और स्कैमैन जो थे उन्होंने क्या किया? स्टेब्लिश किया सेल थ्योरी को इन द ईयर ऑफ 1838 एंड 39, ठीक है, ठीक है ना। और देखिए सेल जो है वो 2 तरीके के होते हैं दोस्तों। अब देखिए सेल के बारे में हम लोग ने क्या है, एक मोटा मोटी जो उसकी संरचना थी, कैसे कौन ले आया, कैसे सेल को, सबसे बड़ा सेल कौन होता है, छोटा सेल होता है, उसकी स्टडी देख ली, कैसे बिहास पे क्या किसको, कैसे हम सेल किसको डिराइव करते हैं वो हम लोग ने देख लिया। अब अगला पॉइंट क्या है? सेल विभाजित भी होगा। सेल विभाजित होता है 2 काइंड में, जो कि नीचे आप लोगों को दिया गया है। प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल में क्या है? विभाजित होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। सेल है दो काइंड में विभाजित होता है, 2 प्रकार में विभाजित है। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेले, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोक्रियोटिक सेल कहेंगे। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि कंटेन नहीं करता, जो कि नहीं हो, जिसके पास क्या? मेम्ब्रेन, ठीक है ना, मेम्ब्रेन नहीं हो, और वो उसका जो है
वो बाउंड नहीं हो किससे, न्यूक्लियस से, याद रखिएगा न्यूक्लियस से बाउंड नहीं हो और ऑर्गेनेले से नहीं अगर बाउंड है तो ऐसे सेल को क्या कहेंगे दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, कोई भी सेल जो कंटेन करता है क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जिसके पास क्या हो, न्यूक्लियस हो, उसी और क्या कहते हैं ऑर्गेनेले से क्या हो, बाउंड हो। यहाँ पे क्या था, यूनिसेलुलर हो और उसके अंदर मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है ना, और क्या हो ना ही क्या होता है, और बाउंड हो किससे, डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन, और बाउंड हो किससे, सॉरी नहीं बाउंड नहीं था, बाउंडेड था किससे, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेले से। और ये भी क्या है, ऑर्गेनेले और न्यूक्लियस क्या है, बाउंडेड है दोस्तों। और इसमें क्या है, क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस है दोस्तों, ठीक है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। ये जो है इसको पाइलस कहते हैं दोस्तों। ये बाहर वाला जो आउटर लेयर देख रहे हैं उसको कैप्सूल कहते हैं। अंदर जो इसके जो इस वॉल से अटैच इसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये जो देख रहे हैं ये, और थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मिड, ठीक है। चलिए, और ये जो गोल गोल देख रहे हैं ना, छोटा छोटा बिंदु बिंदु टाइप का, इसे हम राइबोसोम कहते हैं। अभी हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, राइबोसोम क्या होता है क्या नहीं होता है उसको देखेंगे। और ये जो अंदर पूरा जो है ना, अंदर ये जो अवसंरचना है जो, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। और जो बीच में स्पेस जो छूटा हुआ है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखिए फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर फिगर नहीं होता तो आपको सोचने और समझने में क्या होती, तकलीफ होती, इसलिए मैंने फिगर को भी यहाँ पे डिपिक्ट किया है। वहीं आ जाते हैं आपका क्या कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल का ये देखिए, ये फिगर है जहाँ पे देखिए न्यूक्लियस क्या है, बीच में अवस्थित है, ठीक है ना। सबसे बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस है, और इसके बाहर के जो एरिया जो इसको देखिए ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इसी तरीके से अलग अलग पार्ट जो हैं ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल के क्या है, पार्ट हैं, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल के पार्ट हैं। अब देखिए कुछ दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पूछ सकता है, आ जाए आपके सामने कि दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ ले आपको एग्जामिनेशन में, स्टेटमेंट बेस में पूछ ले, तो आप क्या होंगे, धराशायी भी हो सकते हैं, इसलिए उसका भी पूरा बंदोबस्त करके रखा है कि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। साइज ऑफ सेल, देखिए साइज ऑफ सेल जो है वो क्या है, ये 0.2 से 2.0 mm का होता है इन डायमीटर, और ये क्या होता है यूकैरियोट में 10 से 100 mm के बीच में होता है। अगर न्यूक्लियस की बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई क्या होता है, नहीं होता दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रू मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, कंजिस्ट करता है, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन के अंतर देखा था, कंजिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, वो प्रेजेंट होता है। अगले पॉइंट पे देखें, मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है दोस्तों, और यहाँ क्या है, प्रेजेंट है। फ्लैगेला की बात करें तो 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, ये केवल 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स होती है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कंजिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है। ग्लाइकोलेक्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है स्लिम लेयर का, ठीक है। यहाँ क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं जहाँ पे सेल वॉल यहाँ पे लेकिन सेल वॉल लैक करता है। यहाँ प्रेजेंट होता है कुछ सेल्स, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है, जबकि यहाँ सेल वॉल होता है दोस्तों, ठीक है। सेल वॉल की बात करें, यूजुअली प्रेजेंट होता है केमिकली कॉम्प्लेक्स वॉल इंक्लूड, ठीक है ना, पेप्टिडाइक्लैन जो है इसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों। जबकि हम क्या कहते हैं यूकैरियोटिक की बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट होता है और केमिकली सिंपल भी होता है दोस्तों। तो सिमिलरली राइबोसोम जो होता है यहाँ पे स्मॉलर साइज होता है, और यहाँ पे लार्जर साइज का होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। क्रोमोसोम की बात करें, डीएनए का अरेंजमेंट, तो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, और यहाँ पे मल्टी लाइनर क्रोमोसोम होता है दोस्तों। सेल डिवीजन की बात करें तो बाइनरी फिजन होता है, यहाँ पे माइटोसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मेयोसिस नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है फ्रेगमेंटेड में, ठीक है ना, कंजंक्शन के द्वारा। यहाँ पे मियोसिस पूरा होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है। कहाँ पे, क्या कहते हैं आपका प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये मियोसिस इन्वॉल्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ने देख लिया क्या, कितने तरीके के सेल होते हैं दोस्तों, एक यूकैरियोटिक सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब हम लोग ने सेल तो देख लिया, अब कुछ उसके अंदर जो होते हैं टिपिकल जो होते हैं ना स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स के, उनको भी देख लेते हैं कि सेल कैसे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना सेल्स के, उसके अब क्या कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की बात करें, प्लांट में यहाँ पे क्या होता है, रिजिड सेल वॉल क्या होता है,
विच इज़ नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। क्या होता है यहाँ पे, ये जो कि क्या होता है, नॉन लिविंग होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, नॉन लिविंग होता है। और क्या होता है, फ्रीली क्या करता है, परमिएबल, मतलब क्या है, फ्रीली रिएक्ट कर सकता है प्लांट में। जो सेल वॉल होता है ये किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दोनों के दोनों पॉइंट क्या है, बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, सेल वॉल प्रोवाइड करता है शेप और रिजिडिटी टू सेल, ठीक है ना, रिजिडिटी बनाता है सेल का, ठीक है ना। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का, वो किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकैन से बनता है, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकैन से बनता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बनता है, पेप्टिडोग्लाइकैन से बनता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगला पॉइंट है क्या, सेल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहता है, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन ही मतलब कहेंगे, जाहिर सी बात है। फॉर्म्स आउटर लेयर, क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एनिमल सेल का क्या होता है, आउटर कवरिंग लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एनिमल का। प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल जो होता है फाउंड होता है किसके अंदर, सेल वॉल के अंदर क्या होता है, फॉर्म्ड होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। प्लांट सेल जो होता है वो फॉर्म्ड होता है इनसाइड द सेल वॉल, ठीक है ना। प्लांट सेल जो होता है वो सेल क्या अंदर फॉर्म होता है सेल वॉल के, याद रखिएगा। क्या फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है। मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड वॉल। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, मूवमेंट करना, क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर और उसके कहते हैं बाहर, उसके बाहर के वॉल की तरफ, ठीक है ना। अंदर से बाहर के वॉल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करने का जो होता है मूवमेंट, उसी क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की बात करें, सारा जो फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। होल क्या लिखा है, होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारा जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसी फ्लूइड को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये किससे बना होता है दोस्तों, वाटर से बना होता है, आयन से, सॉल्ट से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, लिविंग पार्ट ऑफ सेल में पाया जाता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ये किसके द्वारा, प्रोटोप्लाज्म की जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया था, पुरकेंजी के द्वारा दिया गया था 1839 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे आप भी। फिर देखेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या है, दो हिस्सों में क्या है, विभाजित है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है, साइटोप्लाज्म, दूसरा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, फ्लूइड आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो फ्लूइड आउटसाइड द न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। देखिए हमें आप आराम से देख सकते हैं फिगर के द्वारा, ठीक है। जो फ्लूइड जो क्या है, आउटसाइड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो है, उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे दोस्तों। और वो फ्लूइड जो कि फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो फ्लूइड है उसे क्या कहेंगे, नियोप्लाज्म कहेंगे, नियोप्लाज्म, ठीक है, याद करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो आपका क्या है प्रोटोप्लाज्म है वो किससे बना होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये किससे बना होता है, ये पूरी संरचना कैसे बनी होती है, कुछ लिक्विड फ्लूइड होगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है दोस्तों, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 76% होती है, याद रखेंगे। कार्बन की मात्रा 10.5% होती है, हाइड्रोजन की सिमिलरली 10%, नाइट्रोजन की 3%, और 75 से 80% जो होता है इसमें क्या होता है, केवल वाटर होता है। अगर वहीं पे देखें इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेशियो, इसका जो संरचना में यूज़ होता है, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक का रेशियो देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ से भी आसानी होगी। इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक रेशियो देखेंगे तो ये 81 रेशियो 19 का होता है, ये भी याद रखेंगे। ये सवाल पूछ सकता है कि जो साइटोप्लाज्म की, जो प्रोटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म कह रहा हूँ, प्रोटोप्लाज्म की जो संरचना होती है उसमें इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रपोर्शन कितना होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे 81 रेशियो 19 होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला आ जाते हैं पॉइंट, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब यहाँ से ही सेल का प्रोडक्शन होता है। ये कैसा दिखता है दोस्तों, कुछ दिखता भी होगा किसी तरीके का, तो ये देखिए, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, ठीक है। इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, स्ट्रक्चर है, आप इसको देखिए आराम से, ठीक है। इसमें क्या क्या है, डीएनए, राइबोसोम, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर्स मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टे जंक्शन और F1 पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों। चाहता तो मैं इन सभी का क्या कर सकता हूँ,
एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से ये आपके लिए इतना ज़्यादा डीप में जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से दोस्तों केवल उसी को मद्देनज़र रखते हैं मैं आपको बताते एवं समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये दिखता कैसा है, सिलिंड्रिकल, राउंड और स्पेरिकल शेप में दिखता है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, राउंड, स्पेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, प्लीज़ 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 गौर कीजिए। ये सराउंडेड होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन से, ये भी याद रखिएगा, ये सराउंडेड होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन से। इसका इनर मेम्ब्रेन होता है, उसके बहुत ढेर सारे फोल्ड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टे कह सकते हैं, या कुछ और बोल देगा, राइबोसोम्स कहते हैं, कि डीएनए होता है, या क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स होता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनर और आउटर मेम्ब्रेन को हमको जानना ज़रूरी है। ये तो पता चल गया माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से बना हुआ है, संरक्षित है, और इनर मेम्ब्रेन को वहीं कहेंगे क्या, उसके क्या होते हैं, ढेर सारे फोल्ड्स होते हैं, और उसे कहते हैं क्रिस्टे कहते हैं दोस्तों। फ्लूइड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम ये किस लिए होता है, इसको और क्या कहते हैं, सिंथेसाइज एनर्जी भी कहते हैं। जो रिच कंपाउंड एटीपी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एटीपी कहा जाता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। देखिए हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सभी जानते हैं, कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है। और हम अगर कक्षा 6 में देखिए इतना ही हम लोग के अंदर अवेयरनेस होती, हमें क्या पता कि हम आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अपन तो कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई बीए किया होगा, कोई बीएससी किया होगा, अलग अलग रीजन से आते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग ने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ा। तो आज आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यही क्या है, रास्ता है सिलेक्शन का, ठीक है। इट इज़ नोन एज सिंथेसाइज एनर्जी, इसी को क्या कहते हैं, सिंथेसाइज एनर्जी कहते हैं। क्यों, किसके कंपाउंड में होता है, एक रिच कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं एटीपी, याद कर रखेंगे, क्या कहते हैं उसको, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी, ठीक है ना। एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहीं बता दूं, उसे कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए, उस अवसंरचना में एक और पॉइंट है, एक और पार्ट है जिसे हम गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं, गोल्गी बॉडीज़ कई लोग कहते हैं, ठीक है। अपना अपना तरीका है बोलने का, यू में प्रोनाउंस एज पर योर कन्वेंशन, ठीक है, ठीक है ना। हर आदमी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बना होता है मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, ढेर सारे ट्यूब से बना होता है दोस्तों, जिसे हम वेसिल और वैक्यूल्स कहते हैं। कुछ वेसिल और वैक्यूल्स के ग्रुप ऑफ ट्यूब से क्या होता है, बना होता है, मेड ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स। गोल्जी बॉडीज जो बने होते हैं ग्रुप ऑफ ट्यूब से बने होते हैं, क्या होता है वो, वेस्टिल्स होता है और वैक्यूल्स होता है, उनसे ये बने होते हैं, ये याद रखेंगे। प्लांट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इन प्लांट, इसी को क्या कहते हैं, डाइक्टोसोम्स कहते हैं, डिक्टोसोम्स, ठीक है ना। जो डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया, सर कैमिलो गोल्गी के द्वारा क्या है, इसको बनाया गया दोस्तों। किसके द्वारा बनाया गया, ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किसने किया था दोस्तों, गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किसने किया था दोस्तों, गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किसने किया था, तो हमने अभी क्या बताया, किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ इसमें और भी देख लेते हैं पॉइंट्स, ठीक है। क्या है, वर्क्स एज एन स्टोरेज, ये कैसे वर्क करता है, एज एन स्टोरेज वर्क करता है, और प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल क्या करता है, एज अ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल के जैसे भी क्या करता है, एक्ट करता है। जो करता है क्या, प्रोसेस करता है, और पैकेजिंग मटेरियल जो इसके अंदर होते हैं उनको क्या करता है, पैक मतलब क्या करता है, संरक्षित करता है, और एक तरीके से स्टोरेज का काम करता है। कौन, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया मत चले जाना, ठीक है। और क्या करता है, हेल्प इन सिंथेसाइजिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर which combine with protein made up by राइबोसोम फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट, कहाँ से, सिंपल शुगर से, ठीक है ना। क्या करता है, हेल्प करता है सिंथेसाइज करने का मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज मतलब कि एक तरीके से क्या करते हैं, मतलब कि कहते हैं ना,
खोल, मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से सिंथेसाइज करना, मैं उसको समझ सकते हैं। सिंथेसाइज मतलब कि एक तरीके से खोल करके काम करना, ठीक है ना, खोल करके काम करता है, सिंपल करता है एक तरीके से काम को, ठीक है ना। सिंपल शुगर को क्या करता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है सिंथेसाइज, मतलब आसान करता है। हाँ, अब समझ में, आसान करता है क्या काम को, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में, और जो कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ, और क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है ना। सिंपल शुगर जब कंबाइन होता है, जब सिंथेसाइज होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट किससे क्या होता है, सिंथेसाइज होता है सिंपल शुगर के साथ, और कंबाइन होता है जब प्रोटीन के साथ, तो बनता है क्या, राइबोसोम। वो क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है दोस्तों, याद रखेंगे क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन की क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, ये हेल्प करता है सिंथेसाइज करने के लिए, कौन, गोल्जी बॉडीज हेल्प करता है सिंथेसाइज करने का क्या, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करने का काम करता है। किससे, कहाँ से करता है, सिंपल शुगर से। और जब ये सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है सिंपल शुगर से, तो जब वो कंबाइन होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ, तो क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। इसी को फॉर्मिंग को क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये कि राइबोसोम क्या होता है, आइए इस पॉइंट पर राइबोसोम को भी हम क्लियर आउट कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक स्मॉल ग्रेन्यूल होता है, एक स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। क्या होता है, स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अटैच होता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, फ्री स्टेट में। उसी को क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम बना किससे होता है, आरएनए से ये बना होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए से बना होता है। देखिए पूछ सकता है राइबोसोम की संरचना, जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना है वो किससे बनी हुई है दोस्तों, तो वो आरएनए से बनी हुई है। ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है दोस्तों, जो स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, कि स्मॉल लाइक ग्रेनुअल्स होता है, छोटे छोटे कहते हैं ना, पत्थर टाइप के ग्रेनुअल्स होते हैं, पत्थर के साइज के होते हैं, ठीक है ना, जैसे शेप के होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उसी शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि अटैच होते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्री स्टेट में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर मैंने यहाँ लिखा है तो वो होता क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये क्या होता है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है। यहाँ मेम्ब्रेन, खूब ढेर सारे मेम्ब्रेन्स का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक से, ट्यूब जैसा होता है, जो पाया कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कहाँ क्या, उसी को क्या कहते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये कहाँ पर, एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा रहता है, और क्या होता है, उसके जो मेम्ब्रेन होते हैं उसका क्या होता है, जाल बिछा होता है, नेटवर्क बिछा होता है। आइए ये फिगर से हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक कहते हैं रेटिकुलम को, और जो कि फाउंड कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में फाउंड होता है, ये याद रखिएगा। इसका एक साइड जो है अटैच होता है न्यूक्लियस से, ये याद रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक साइड होता है न्यूक्लियस से अटैच होता है, और अदर साइड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ये भी याद रखने की चीज़ है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, आप यहाँ से इसको देखिए, ठीक है। देखिए एक जो छोर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, देखिए ये क्या है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब इसी में से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ढेर सारे नेटवर्क हैं। ये किससे अटैच है, न्यूक्लियर एनवलप, देखिए न्यूक्लियस से अटैच है ना दोस्तों, यही ये बोल रहा है, ठीक है। ईआर जो हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है मटेरियल्स को, मटेरियल जो होते हैं इसके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल, ठीक है ना। कहते हैं ना सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल के तरीके से वर्ड कर सकता है। ये पूछ सकता है सवाल कि किसको कह सकते हैं, किसे कहा जाता है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल, तो किसे कहेंगे, ये याद रखिएगा, किसे कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे दोस्तों, ये याद रखिएगा। उसी श्रृंखला में अगला पॉइंट क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बाउंड होता है सिंगल मेम्ब्रेन से, जो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को, ठीक है ना। ये एक तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं ना, पतले पतले धारी टाइप का होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला पतला होता है, धारी जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। वो बाउंड होता है किससे, एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। देखिए यहाँ पे इसकी फिगर नहीं है, मैं आपको जल्दी ही इसको फिगर अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंड होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाउंड होता है सिंगल मेम्ब्रेन, जो कंटेन करता है क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को क्या करता है, लाइसोसोम जो कंटेन क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को क्या करता है, कंटेन करता है। इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, ड्यू डेवे ने किया था, ड्यू डेवे ने, ठीक है ना। किसने किया था, डेवे ने किया था, ठीक है, किसने किया था, डेवे ने। अब देखिए एंजाइम जो होता है वो कहाँ फाउंड होता है, लाइसोसोम में पाया जाता है, ये हमको बता चुके हैं।
में डाइजेस्ट इंटायर सेल, ठीक है ना, वो क्या करता है, सारे सेल को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। और यही लाइसोसोम बहुत खतरनाक होता है, इसी को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। पूछ सकता है ये सवाल अति महत्वपूर्ण, विच इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, दैट इज नोन एज, पूछ सकता है। पहला ऑप्शन राइबोसोम बोलेगा, दूसरा बोलेगा साइटोप्लाज्म, फिर तीसरा बोलेगा कि आपका क्या लाइसोसोम्स, फिर चौथा कुछ और ऑप्शन बना देगा। तो आप क्या करेंगे, घचपचा जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्या होगा, लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, ये फाउंड नहीं होता है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट फाउंड इन आरबीसी ऑफ मैमल्स, ठीक है ना। ये रेड ब्लड सेल जो होता है एनिमल का, वहाँ पे ये फाउंड नहीं होता दोस्तों। अगर फाउंड होता तो आदमी मर जाता, ठीक है। इट इज़ नॉट फाउंड इन, मतलब मर नहीं जाता, कहने का मतलब ये है कि ये आरबीसी के अंदर फाउंड नहीं होता, मैमल के अंदर फाउंड नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इट इज़ नॉट फाउंड इन, ये एक पॉइंट है। पूछ सकता है कि मैमल्स के अंदर ये फाउंड होते हैं क्या, ये फाउंड नहीं होते हैं दोस्तों आरबीसी, ठीक है ना, इन आरबीसी ऑफ मैमल्स, ठीक है ना, आरबीसी में नहीं फाउंड होते हैं लाइसोसोम। अगला पॉइंट है क्या, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, ये केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है दोस्तों। देखिए ये केवल, फाउंड ओनली, ये एक स्टार मार्क पॉइंट है। केवल का सेंट्रोसोम कहाँ रहता है, प्लांट में नहीं पाया जाता, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है क्या, टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन को क्या कहते हैं, पार्ट में तोड़ने के लिए क्या करता है, काम आता है। नॉट बाउंड इन मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रीसोल, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन में ना ये है, बाउंडेड नहीं होता दोस्तों, ये बाउंड नहीं होता मेम्ब्रेन्स में। अगला पॉइंट क्या है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, ये फाउंड होता है क्या, प्लांट सेल में। कहाँ फाउंड होता है क्या, प्लांट सेल में। चलिए सेंट्रोसोम का फिगर आपको दिखा देते हैं। देखिए सेंट्रोसोम मैंने, देखिए 2 सेंट्रियोल्स दिया ना, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, नॉट बाउंड बाई मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के साथ क्या है, ये बाउंडेड नहीं है, दोनों सेंट्रीसोल हैं। इसके पास क्या होते हैं, बाई मेम्ब्रेन, और कंजिस्ट होता है क्या, 2 सेंट्रीसोल। देखिए ये सेंट्रोसोम है, इसके पास क्या है, 2 सेंट्रीसोल है, क्या है, ये अटैच है क्या। तो मेरा जो भी थ्योरी है दोस्तों, ये फिगर के द्वारा क्या है, आपको वेरिफिकेशन के लिए मैंने दिया है कि आप वेरीफाई कर सको। मैं जो आपको बता रहा हूँ, देखो एकदम ऑथेंटिक चीज़ें हैं, इधर उधर की चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी वाली चीज़ें दूँ, ठीक है ना। लेकिन आप क्या है ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, मैं क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन अपने साथ इनजस्टिस नहीं करने, मतलब मैं आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है ना। सेंट्रीसोम जो है, आप देखो सेंट्रीसोम क्या है, सेंट्रीसोल से अटैच्ड है, नहीं अटैच्ड है, ये क्या है, नॉन अटैचेबल है। लेकिन इसके पास क्या है, 2 सेंट्रीसोल हैं, किसके पास, आपके सेंट्रीसोम के पास, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्या होता है, जो यह है, ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, ठीक है ना। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, प्लास्टिड, प्लांट्स में पाया जाता है। और ये 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। पहला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, पूछा हुआ है बीपीएससी में एवं समस्त स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है दोस्तों। प्लीज़ 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 इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे से देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 तरीके के होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एकदम अपने दिमाग में बसा लीजिए, कहाँ पे, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। 3 तरीके के टाइप होते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट होता है, कहाँ पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्या, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। इसको हम क्या कहते हैं, किचन सेल भी कहते हैं। वाओ, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है ना। किससे कहते हैं, किचन सेल भी कहते हैं। क्या, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन सेल। यह बाउंडेड होता है किससे दोस्तों, ग्रेना एंड स्ट्रोमा से क्या होता है, बाउंडेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किससे फाउंड होता है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा से क्या होता है, ये बाउंडेड होते हैं। ये प्रोवाइड करता है क्या, ग्रीन कलर टू प्लांट्स, एंड जो क्या करता है, हेल्प करता है, टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। और यही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प भी करता है। ये क्या है, ग्रीन कलर का प्लांट है, ग्रीन कलर का प्लांट है, जो क्या करता है, पार्ट लेता है फोटोसिंथेसिस में। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, देखिए ग्रीन पिगमेंट है, तो देखिए है स्ट्रोमा, और ग्रेनुआ से क्या है, क्या कहते हैं, ग्रोना से क्या है, ये बाउंडेड है। देखिए ये देखिए बाउंडेड स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए अंदरूनी हिस्सा इसका देखिए, और इसका आउटरनी वाला स्ट्रक्चर देखिए। तो क्या है, ग्रेना और स्टोमा से क्या है, ये बाउंडेड है। तो क्या है, ये प्रोवाइड करता है क्या, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये देखिए इसका आउटर मेम्ब्रेन है। इसी सिमिलरली अंदर देखेंगे, जैसे आउटर मेम्बर है वैसे इनर मेम्ब्रेन है। ये जो देख रहे हैं, जो यू शेप में ऐसे बना हुआ है, ये यू शेप का जो अलग अलग बना है, यू से क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। और ये क्या है, जो अटैच्ड टाइप का है, ये क्या है, थैलोकाइड है। अब अलग अलग इसमें क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं दोस्तों, इतना हमें डीप में नहीं जाना है, ठीक है।
आइए अगला पॉइंट देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर टू प्लांट, जो क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, और क्या हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में ये भी हेल्प करता है। ये क्लोरोप्लास्ट होता है वो ये दूसरे तरीके का होता है दोस्तों। देखिए अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कैरोटीन होता है। कैरोटीन क्या होता है, येलोअर और ऑरेंज कलर का होता है, प्लांट को देता है। जैसे कैरेट के अंदर जैसे कलर आता है ना, कैरोटीन, तो ये देखिए कैरोटीन होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कैरेट के अंदर क्या होता है, येलोअर होता है, येलोअर और ऑरेंज रंग का होता है ना, हम पीला पीला कभी कभी देखते होंगे, हल्का पीला और हल्का ऑरेंज में मिक्स, हल्का पीला और हल्का ऑरेंज में क्या है, मिक्स होता है। वो क्या करता है, कैरेट को प्रोवाइड करता है। आप टमाटर को देखते होंगे, टमाटर कैसा है आपका, लाल कलर का होता है, ठीक है ना, लाल कलर का होता है। वो क्यों होता है दोस्तों, लाइकोपीन की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है, लाइकोपीन की वजह से होता है, उसको रेड कलर मिलता है लाइकोपीन की वजह से। ये भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है क्रोमोप्लास्ट का एग्जांपल है। देखिए स्ट्रोमा और क्या कहते हैं, स्टोम्यूल से क्या है, ये बाउंडेड है दोस्तों। देखिए क्रोमोप्लास्ट यह है इंटरनल मेम्ब्रेन, ये इसका क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है आपका किसका, क्रोमोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का, ये है क्रोमोप्लास्ट का, और ये है ल्यूकोप्लास्ट का। याद रखिएगा क्रोमो और ल्यूको। क्रोमो क्या करता है, ये ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, या प्लांट के अंदर क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व करता है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी को क्या कहते हैं, किचन सेल भी कहते हैं। ग्रोना और स्ट्रोमा से क्या होता है, ये बाउंडेड होते हैं, ये प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर टू प्लांट, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वहीं सिमिलरली क्रोमोप्लास्ट की वो क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। तो ये क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, जो क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, जो क्या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, डिफरेंट तरीके का, अलग अलग तरीके से अलग अलग जो प्लांट होते हैं, जैसे देखिए फल होते हैं, जैसे कि आपका फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, जैसे सब्जी में क्या, अब कैरेट का एग्जांपल दिया, टोमेटो का एग्जांपल दिया, क्यों होता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, उसको कलर का प्रोवाइड करता है। अब आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये क्या होता है, एक कलरलेस है ये दोस्तों, ये क्या है, कलरलेस। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। प्रोटीन, फैट और स्टार्च के फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण, ये बहुत एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टाइप के जो आपके, ये जो 3 टाइप के क्या हैं, प्लास्टिड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल डायरेक्टली आ जाता है और आदमी क्या होता है, घचपचा जाता है। इसीलिए इनका क्या है, फिगर सहित आपका क्या किया है, इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने कर रखा है। ये कलरलेस होता है, पहला पॉइंट। ये क्या होता है, स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड किसके फॉर्म में, स्टार्च, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में। ये कहाँ पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वहाँ ये पाया जाता है। और ये क्या होता है, कलरलेस होता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर को देख लें ल्यूकोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट देखिए कहाँ पर प्रेजेंट है, ल्यूकोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, रूट और अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वैक्यूल। वैक्यूले कहते हैं, वैक्यूले। ये क्या होता है, एक तरीके से फ्लूइड होता है, जो क्या होता है, इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेड ऑर्गेनेले ऑफ सेल, ठीक है ना। एक फ्लूइड फिल्ड होता है सिंगल मेम्ब्रेन से, ठीक है ना, सिंगल मेम्ब्रेन में फिल होता है और बाउंड होता है डेड ऑर्गेनेल और सेल से। एनिमल्स में देखें तो ये क्या होता है, स्मॉलर साइज का होता है, एज वेल एज प्लांट में देखें तो ये लार्जर साइज का होता है, क्या, वैक्यूले, ठीक है ना। ये हेल्प करता है, किस में करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, जो स्टोर करता है क्या, और क्या करता है, जो स्टोर करता है और राइज करता है क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट को, ठीक है ना। जो क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर राइज नहीं करता दोस्तों। ये देखिए वैक्यूले क्या करता है, हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, ये याद रखेंगे। पूछ लेगा व्हाट वाज द वर्किंग एंड द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, 1 2 3 ऑप्शंस आर देयर। अगर ऐसा पूछ लिया ना दोस्तों तो ये किसी सवाल नहीं लगने वाला, क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं पढ़ने वाला है। अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया, ढंग से समझ लिया, आपका सवाल गलत नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बस डीप किया है, क्योंकि एक नॉच ऊपर पढ़ना ज़रूरी है। और अगर और इससे पहले का सारा तथ्य आपका कवर है, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। ये स्टोर करता है टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को भी, क्या करता है, स्टोर करता है। अगला पॉइंट देखें तो न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, ये स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस जानते हैं स्पेरिकल होता है, सेंट्रल में पाया जाएगा, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस है, ठीक है ना। स्पेरिकली सेंट्रली लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल्स, कहाँ पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है। प्लांट सेल में ये कहाँ होता है, शिफ्ट करता है पेरिफेरी के तरफ, ठीक है ना, टुवर्ड्स पेरिफेरी, और बाउंडेड बाई डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग पोर्स, ठीक है ना। और डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्बर से क्या होता है, ये क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, पोर्स होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, रिच होता है, इट इज़ रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, रिच होता है, और आरएनए में भी क्या होता है, रिच होता है। इसका जो
क्रोमेटिन है वो है प्रेजेंट कहाँ होता है, विच इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग नेटवर्क। इसी का जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये किसकी, इसकी संरचना किससे होती है, प्रोटीन और आरएनए के रिच फैक्टर से होती है। रिच मतलब रिच अमाउंट से क्या होते हैं, ये बना होता है क्या, प्रोटीन और आरएनए। ये जो क्रोमेटिन है वो प्रेजेंट कहाँ होता है दोस्तों, विच क्या होता है, इन दिस क्रोमेटिन इज प्रेजेंट विच इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन कैसा होता है दोस्तों, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, नेटवर्क का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियर में। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के अगर देखें, सेल डिवीजन के समय में जो क्रोमेटिन होता है वो ब्रेक होता है पीसेस में और क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम फॉर्म करता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। क्या, जब क्रोमेटिन ब्रेक होता है डिफरेंट पीसेस में, तब इसी को क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ सेल। अब ये भी एक सवाल पूछ सकता है, हु इज व्हाट इज क्या कहते हैं, व्हाट डू यू नो, क्या कहते हैं, हाउ यू कैन डिफाइन, ये तो क्वेश्चन बन जाएगा, एक तरीके से पूछ सकता है, विच इज नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ सेल, विच इज नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ सेल, क्रोमोटीन इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ सेल। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्रोमोटीन नहीं तो या तो न्यूक्लियस, सॉरी क्रोमोटीन नहीं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। अब हमने क्रोमोसोम की बात की है, तो क्रोमोसोम के बारे में भी हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या बल्कि अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि सवाल आ सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, एज क्रोमेटिव मटेरियल, क्रोमेटिव मटेरियल के अंदर। ये क्या होता है, विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कब विजिबल होता है दोस्तों, जब सेल डिवीजन होता है तब। ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम जो बना होता है दो क्रोमोटाइड्स से क्या होता है, ज्वाइन होकर के बना होता है, और उसका क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेरी कहते हैं, ठीक है ना, एट अ पॉइंट सेंट्रोमेरी, ठीक है ना। जो हर क्रोमोसोम होता है वो दो क्रोमोटाइड से बना होता है, ज्वाइन होकर बना होता है, और उसके पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रोमेरी कहते हैं। बीड्स फाउंड इन क्रोमोसोम, जो बीड्स जो होते हैं क्रोमोसोम में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीन कहते हैं दोस्तों। ये याद रखेंगे, जीन होता है वो बना होता है डीएनए से, ठीक है ना, डीएनए से बना होता है, जो कि एक्ट क्या करता है, डीएनए क्या करता है, जीन जो होता है क्या जिससे बना होता है, किससे, डीएनए से बना होता है। ये दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। डीएनए जो है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन जो होता है वो डीएनए से बना होता है दोस्तों, जो एक्ट एज क्या करता है, कैरियर एक्ट करता है, क्यों ट्रांसफर करता है क्या, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कैसे ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इन सम वायरसेस जो आरएनए है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या कहते हैं, रेट्रा वायरस कहते हैं, ठीक है ना, रेट्रा वायरस कहते हैं। कुछ वायरसेस के अंदर जो कुछ वायरसेस जो होते हैं जिसमें आरएनए होते हैं, वो एक जेनेटिक मटेरियल, उसे हम क्या कहते हैं, रेट्रा वायरस कहते हैं। समझे, ये क्या होता है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया क्या कि ये क्या होता है, कुछ वायरसेस जो होते हैं, जैसे आरएनए जो होता है, एक तरीके का क्या क्या होता है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है दोस्तों। क्या है, कुछ वायरसेस में क्या होता है कि ये जो आरएनए है, वायरसेस में, कुछ वायरसेस में नहीं, जबकि वायरसेस में होता है। कुछ वायरसेस में अगर हम मतलब कुछ वायरस मतलब कुछ एक्सक्लूडेड हैं इसमें, इसीलिए कह रहा हूँ। कुछ वायरसेस में जो आरएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं दोस्तों। याद करेंगे, रेट्रो वायरस पूछ सकता है सवाल, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में अगर देखें, इन प्रोकैरियोट देयर ओनली वन बैक्टीरिया एंड वन वायरस। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है और एक वायरस होता है दोस्तों। एक कहते हैं, एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी, एक बैक्टीरिया एक वायरस नहीं होता दोस्तों, थोड़ा मैं गलत बोल दिया, ठीक है ना। इन प्रोकैरियोट्स जो होता है, एक क्रोमोसोम होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये भूल गया था, एक क्रोमोसोम, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, प्रोकैरियोट में क्या होता है, केवल एक क्रोमोसोम होता है दोस्तों, ठीक है ना, जैसे कि उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है प्रोकैरियोट सेल में, ठीक है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और किससे बने होते हैं दोस्तों, डीएनए और क्रोमोसोम जो होते हैं, कौन बने होते हैं, प्रोकैरियोट सेल की बात नहीं हो रहा है, ये क्रोमोसोम की बात कर रहा है। क्रोमोसोम जो अभी हम लोग ने देखा किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इसका नाम जो है किसने दिया, वाल्देर ने दिया था 1888 में।
सेट ऑफ पेयर्स क्रोमोजोम, अगर सेट ऑफ पेयर क्रोमोजोम के अगर पेयर क्रोमोजोम की बात करें, सेट ऑफ पेयर क्रोमोजोम, इसे हम कहते हैं डाइपोलाइड कहते हैं। ये पूछ सकता है, स्टेटमेंट में पलट देगा और हमारा दिमाग भी पलट जाएगा। देखिए अगर सेट ऑफ क्रोमोजोम की बात करें, सेट ऑफ पेयर क्रोमोजोम की, तो उसको कहते हैं डाइपोलाइड कहते हैं, डाइपोलाइड। और सेट ऑफ अनपेयर क्रोमोजोम की बात करें, अनपेयर क्रोमोजोम की बात करें, सेट ऑफ अनपेयर क्रोमोजोम, तो उसे क्या करेंगे, हैप्लोइड कहेंगे, हैप्लोइड। ठीक है, सेट ऑफ पेयर क्रोमोजोम को डाइपोलाइड और सेट ऑफ अनपेयर क्रोमोजोम को हैप्लोइड। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अगला पॉइंट क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्रोमोजोम जो है आपका, अब क्रोमोजोम की किससे बना होगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। हमने देखा भी था न्यूक्लिक एसिड जो कंटेन करता है क्या करता है, ये कंटेन क्या होता है दोस्तों, स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इन कोडेड फॉर्म। ठीक है ना, स्पेशल ये कैसा होता है दोस्तों, कैसा होता है, पहली बात ये देख लें, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फाउंड होता है कहाँ पे, सेल में। ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि सेल में पाया जाता है और कंटेन क्या करता है, एक स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है, कोडेड के फॉर्म में, कोड के फॉर्म में कंटेन करता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, बेसिकली दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका डीएनए होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है क्या, आरएनए। ठीक है, इसको हम बहुत विस्तृत नहीं देखेंगे, बहुत शॉर्ट वे में देखेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताने को बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वही बताऊंगा। फ्रेडरिक, ठीक है ना, क्या नाम है, फ्रेडरिक मैस्क्रेवेस। ठीक है ना, मैस्क्रेवेस जो है ये पहली बार इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था डीएनए को। ठीक है ना, कहाँ से, न्यूक्लियस से। और इस किस में किया था, पस सेल में क्या किया था इन्होंने, क्या किया था, आइसोलेट किया था, ये याद रखेंगे, पुस सेल में आइसोलेट किया था। क्या किया था, फ्रेडरिक मैस्क्रेवेस, ये एक माना जाना नाम है। ये पूछ सकता है डीएनए को पहली बार आइसोलेट किया गया, मतलब डीएनए की खोज कैसे की गई थी, फ्रेडरिक मैस्क्रेवेस ने किया था पहली बार, जिन्होंने आइसोलेट किया था डीएनए को फ्रॉम न्यूक्लियस, किसमें, पस सेल में। डीएनए जो होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, डीएनए जो होता है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं प्रेजेंट। डीएनए के अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, ये भी याद रखने की बात है, ये एक याद रखने की बात है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड भी होंगे तो प्रेजेंट होंगे, तो वो भी किसी कंपाउंड से होंगे ना, कुछ कंपाउंड से होंगे। तो ये केमिकली कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन से, यह है डाईऑक्सी राइबोस शुगर से बनते हैं और फॉस्फेट शुगर से बनते हैं। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 एलिमेंट कंपाउंड से बनते हैं, 3 कंपाउंड, नॉट एलिमेंट, दीज आर मेड अप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 3 कंपाउंड। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, दूसरा है क्या, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और तीसरा क्या है, फॉस्फेट शुगर। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में भी 2 तरीके का होता है, वो होता है प्यूरिन्स और होता है पायरेमीन्स। ठीक है ना, प्यूरिन्स में कौन होता है, एक होता है अडाइनिन, एक होता है गुआनिन। ठीक है ना, ये बस बहुत ऊपर बता रहा हूँ क्योंकि बताना ज़रूरी है, पूछ सकता है, पूछ लिया तो क्या करोगे। पायरेमीन की बात करें तो 2 तरीके का होता है, वो थाइमीन होता है और होता है साइटोसिन होता है दोस्तों। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड कर रहा हूँ, जो डीएनए का मॉडल है वो प्रपोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये वॉटसन और क्रिक, कई बार आया हुआ सवाल है, कई बार, कहते हैं ना, घिनवा दिया सवाल, इतना बार आया हुआ है स्टेट सर्विसेज में कि मतलब 3-4 और बना लो अपने हिसाब से, मेरे पास स्पेस कम है, अपने आप से 2-4 और लगा लेना। तो वॉटसन और क्रिक घिनवा दिया है सवाल, घिन्न करवा दिया, मतलब इतनी बार सवाल पूछा है कि बच्चों को रटा है, तो आपको अगर नहीं रटा है तो ये देख लेना, ये देना जरूरी था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट। वॉटसन और क्रिक जो है प्रपोज किया था क्या, मॉडल ऑफ डीएनए, ये याद रखिएगा। डीएनए जो होता है वो सिंथेसाइज क्या करता है, आरएनए को, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये जो केमिकल कंपाउंड है ना न्यूक्लियोटाइड का, ये 3 तरीके का होता है, ये भी जानना जरूरी है। डीएनए जो होता है मेनली फाउंड होता है क्या होता है, फाउंड इन न्यूक्लियस। डीएनए मेनली फाउंड होता है क्या, यहाँ पे न्यूक्लियस में फाउंड होता है। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट हो क्या होता है, इन स्मॉल अमाउंट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये कुछ स्मॉल अमाउंट में कहाँ पाए जाते हैं, ये भी पूछ सकता है। डीएनए कैन फाउंड इन, बोल देगा न्यूक्लियस, पूछ लेगा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पूछ लेगा क्रोमोप्लास्ट, और चौथा पूछ ले मान लिया क्या कहते हैं, तीसरा पूछ लेगा क्लोरोप्लास्ट, और पूछ लेगा ना कि डी ए एंड बी बोथ, तो आप क्या बताओगे दोस्तों। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया देखो कुछ जगह पाया जाता है स्मॉल अमाउंट में, कहाँ पे ये पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको कवर किया है। इसका सब यूनिट जो है डीएनए का, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं दोस्तों। ये भी क्या कहते हैं, सब यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जीन के बारे में देखा था,
पढ़ा था तो जीन के बारे में जानना भी ज़रूरी है। व्हाट इज़ जीन? जीन क्या है? एक हेरिडिटरी यूनिट है। ये क्या है? कहते हैं ना हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी क्या होता है? हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वंशानुगत होता है एक तरीके से, ठीक है ना। जीन क्या है? एक तरीके से वंशानुगत यूनिट है, क्या ना, हेरिडिटरी यूनिट है। जीन क्या है? एक हेरिडिटरी यूनिट है। जीन को कहा गया यूनिट, ठीक है ना, हेरिडिटरी यूनिट नहीं। जीन एक हेरिडिटरी है, वंशानुगत यूनिट है, जो कि क्या है? बना होता है स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो कि फाउंड कहाँ होता है? क्रोमोजोम में क्या होता है? पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, याद रखिएगा। ये होता है जीन। जीन क्या है? एक हेरिडिटरी यूनिट है दोस्तों, वंशानुगत यूनिट है जीन, जो कि क्या करता है? एक स्पेशल सेगमेंट में क्या बोलते हैं, जो बना होता है स्पेशल सेगमेंट में बना होता है दोस्तों, जो कि कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? डीएनए में फाउंड होता है ऑन द क्रोमोजोम। डीएनए में, क्रोमोजोम में फाउंड होता है क्या? जीन अपना, ठीक है ना। डीएनए के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर क्रोमोटीन के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? जीन होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब आरएनए की बात की तो आरएनए क्या होता है? आरएनए एक तरीके का होता है सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि बना होता है फॉस्फेट, राइबोसोम, शुगर, डेलामाइन नहीं एडेलाइन, एडेनाइन, नाइट्रोजन, यूरेसिल और गुआनाइन और साइटोसिन से बना होता है दोस्तों आरएनए। इतना नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर देख लीजिए। बेसिकली ये बना होता है आपका किससे? फॉस्फेट से बना होता है, गुआनाइन, साइटोसिन और नाइट्रोजन और एडेनाइन से ये बना होता है क्या? आरएनए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है आरएनए की संरचना किससे मिलकर बनी होती है। आदमी का हालत ख़राब हो जाएगा, दिमाग चकरा गिर जाएगा आदमी, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। फाउंड कहाँ होता है दोस्तों? ये न्यूक्लियस में फाउंड होता है, उसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक्ट एज एन एंजाइम, इसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं दोस्तों। देखिए देखिए, ये आरएनए है, ये आपका डीएनए है। आरएनए को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए में कैसा है? ये हेलिक्स ऑफ शुगर और फॉस्फेट से देखिए बना हुआ है दोस्तों। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, फॉस्फेट और शुगर से बना हुआ है। देखिए सिमिलरली यहाँ भी बना हुआ है। यहाँ क्या है? बेस पेयर है दोस्तों, यहाँ बेस पेयर नहीं है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियो बेस है। यहाँ पे कहाँ पे? किसमें? आरएनए में न्यूक्लियो बेस है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बेस बना हुआ किससे बना हुआ है? बेस पेयर से बना है। बेस पेयर को क्या कहते थे दोस्तों हम लोग ने? क्रोमोजोम के बेस पेयर को क्या कहते थे? डाइपोलाइड कहते थे। और बेस पेयर कह रहे हैं, सेट ऑफ पेयर्स को क्या कहते थे? डाइपोलाइड कहते थे। और अनसेट ऑफ पेयर को क्या कहते थे? हैपोलाइड कहते थे दोस्तों। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आरएनए क्या होता है ये भी देख लेते हैं। आरएनए है तो कुछ पार्ट्स में भी होंगे। एक एमआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है। एमआरएनए की बात करें, जो ये क्या करता है? ब्रिंग करता है मैसेज फ्रॉम डीएनए। डीएनए से क्या करता है? मैसेज लेता है, ठीक है ना। फाउंड कहाँ होता है दोस्तों? न्यूक्लियस में फाउंड होता है टू साइटोप्लाज्म इन कोडेड फॉर्म। कहाँ पे होता है? देखिए ये क्या करता है? मैसेज भेजता है क्या? डीएनए को, ठीक है ना। और ये कहाँ फाउंड होता है? न्यूक्लियस में, टू साइटोप्लाज्म इन कोडेड फॉर्म। क्या होता है? उस साइटोप्लाज्म में फाउंड क्या कहते हैं? ये फाउंड होता है न्यूक्लियस में दोस्तों। और ये कोडेड फॉर्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म को भेजता है आरएनए, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के द्वारा भेजता है, ठीक है ना। आरएनए की बात करें, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? राइबोसोम में, ठीक है ना। ये क्या है? एक तरीके का साइड प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। साइड क्या है? साइड प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा ये आरएनए का निर्माण होता है। टीआरएनए की बात करें तो ये कैरियर एक तरीके का है अमीनो एसिड का, जो कि ट्रांसफर करता है क्या? राइबोसोम को। ये क्या करता है? डू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, सिंथेसिस करता है प्रोटीन का दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अब टर्म है, मैं आपको बता देता हूँ। सेल साइकिल क्या होता है? एक तरीके का सीक्वेंस इवेंट होता है, जो कि सेल क्या करता है? डिप्लिकेट करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को, उसी को कहते हैं सेल साइकिल कहते हैं। सेल डिवीजन की बात करें, जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है? इंक्रीज करता है नंबर ऑफ, ठीक है ना, प्रोसेस इन विच सेल डिवीजन इंक्रीज इन देयर नंबर इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। मतलब अपने आपको इंक्रीज नंबर करता है तो सेल क्या हो गए? विभाजित हो जाएंगे। जैसे सेल बढ़ेंगे, डिवाइड होंगे, तभी तो अलग अलग तरीके से सेल बढ़ते जाएंगे और डिवाइड होते जाएंगे। तो वो दो तरीके के होते हैं, एक माइटोसिस होता है क्या? एक मियोसिस होता है दोस्तों, ठीक है। एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। दिस सेल डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल विच इज टेक पार्ट इन द ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? मिटोसिस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। माइटोसिस और मियोसिस पूछ गए स्टेटमेंट में ना, तो हालत ख़राब कर देगा लोगों की, ठीक है। द माइटोसिस क्या होता है? ये जो सेल डिवीजन होता है कहाँ पे पाया जाता है? सोमैटिक सेल में पाया जाता है, जो कि पार्ट क्या होता है? किस में पार्ट लेता है? ग्रोथ में पार्ट लेता है, रिपेयर में पार्ट लेता है और डेवलपमेंट में पार्ट लेता है। एक ये क्या होता है? अनग्रोन, अगर अनकंट्रोल हो जाएगा माइटोसिस, जो कि अगर माइटोसिस अगर अनकंट्रोल हो जाए, एक लेवल से ऊपर अगर क्या कहते हैं माइटोसिस का क्या कहते हैं निर्माण होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होने लगेगा दोस्तों? ट्यूमर और कैंसरस ग्रोथ भी होना चालू हो जाएगा, अगर इस तरीके से डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा सोमैटिक सेल्स का, ठीक है ना, ठीक है। अब मायोसिस की बात करें, मायोसिस क्या होता है? एक तरीके का ये भी क्या होता है? सेल डिवीजन प्रोसेस है दोस्तों, जो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल होता है दोस्तों। इस तरीके के जो टाइप होते हैं ना डिवीजन, क्या करते हैं? जो क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डिवीजन डन इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट, ठीक है ना। ओवा और स्पर्म में क्या होता है? ये यूज़ होता है
मेयोसिस, याद रखिएगा ये किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में यूज़ होता है। ये जिस तरीके का जो डिवीजन होता है वो कहाँ होता है, फॉर्मेशन हो इस तरीके का जो सेल होता है, एक तरीके से मायोसिस की बात करें, ये इस तरीके का जो डिवीजन होता है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, फॉर्मेशन क्या करता है, हैप्लॉइड गैमेट का, जैसे कि ओवा और स्पर्म। अगला टॉपिक दोस्तों है जेनेटिक का, ठीक है, जेनेटिक का दोस्तों, ये हम जो है जेनेटिक का जो पार्ट है ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे आपके साथ जेनेटिक्स का, ठीक है ना। अब तक के लिए क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ों को आपको देंगे तो आपको क्या बोलते हैं ना, समझने और में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना। अब इसको हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, रिवाइज भी करना है, ठीक है ना। केवल आपको क्या कहते हैं ना, फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं केवल करनी है, ठीक है ना। तो ये पार्ट एक पहला पार्ट यही है दोस्तों। अब 2 या 3 पार्ट में आएगा दोस्तों, ये पूरे तरीके से आपका बायोलॉजी कवर कर देगा। 2-3 घंटे की वीडियो रहेगी पूरा लेकर के। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, रामबाण है, इतना संक्षिप्त में सारी चीज़ों को आपको एक ही जगह तथ्य संग्रह मिल जा रहा है ना दोस्तों, आप बस इसको इतना आपके अंदर इतने बार रिवाइज कीजिए, इतने बार सुनिए ना दोस्तों, और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ताकि उनको भी क्या हो, इससे मदद मिल सके, ठीक है दोस्तों। इसके जो सीरीज़ है बायोलॉजी की, इसके बाद जो है 2 पार्ट में और आएगा, उसके बाद मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस करा दूंगा, करीबन आपको अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस में करा दूंगा, ताकि क्या होगा ना, आपके कंसेप्ट जो आपको कंसेप्ट दिया हूँ उसकी पुष्टि करने के लिए एमसीक्यू करके आपका क्लैरिटी आ जाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेक्शन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।